जय हिंद दोस्तों, जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम चैप्टर 5 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, है ना, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। तो इसमें आज मैं अभी आप लोगों को जो स्पेशल टॉपिक्स है अब वो कवर कर देता हूँ। तो स्पेशल टॉपिक्स में फर्स्ट जो है वो डिफेक्शन सब टॉपिक के अंदर आता है। एक स्टोरी ऑफ आयाराम गयाराम, है ना, स्टोरी ऑफ आयाराम गयाराम की जो कहानी है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र किया गया है आपके एनसीईआरटी के बुक में। तो मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, समझा देता हूँ। द एक्सप्रेशन आयाराम गयाराम became popular in the political vocabulary in India to describe the practice of frequent floor crossing by legislator, है ना। तो ये जो बेसिकली ये जो शब्दावली है ना, आयाराम गयाराम, ये बेसिकली ये जो जुमला है ये पॉलिटिकल राजनीतिक जो शब्दावली है, शब्दकोश है, उसमें इसको शामिल किया गया। किस चीज़ के लिए? जो विधायकों द्वारा तुरंत तुरंत पार्टी छोड़कर दूसरी तीसरी पार्टी में शामिल होने की घटना, है ना। जो लेजिस्लेटर्स थे, जो विधायक थे, वो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी छोड़कर तीसरी पार्टी, ऐसे रेगुलर ये चेंज कर रहे थे, है ना। वो जीत कर किसी और पार्टी के सिंबल पे चुनाव जीत कर आते थे, और जीत कर आने के बाद वो फिर अपना एलिजियंस किसी और पार्टी, अपनी लॉयल्टी किसी और पार्टी की तरफ कर देते थे, फिर वो किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते थे, फिर वो छोड़कर किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते थे। इससे क्या है कि जो सरकारें थी वो बहुत अस्थिर हो गई। क्योंकि सरकार कैसे बनती है दोस्तों? सरकार बनती है 50% जो भी टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटर्स होते हैं उनमें से 50% से ज़्यादा होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए ना। अगर उसमें से कुछ परसेंटेज लोग अपना स्विच करते हैं, एलिजियंस एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी चली जाते हैं, तो ऑफकोर्स जो सरकार बनी हुई है वो गिर सकती है, और उनकी संख्या कम हो जाती है, बहुत बार गिर जाती है। एंड देन वो दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है, फिर वो फिर एलिजियंस चेंज करते हैं, फिर से वापस इसी पार्टी में या किसी और पार्टी के साथ सरकार बनती है। तो ये इसके लिए एक शब्दावली लाया गया, आयाराम गयाराम। तो लिटरली ट्रांसलेटेड द टर्म्स मेंट राम केम एंड राम वेंट। तो ये आप लोग सब जान रहे हैं कि इसका मतलब अगर शुद्ध हिंदी में अनुवाद किया जाए तो इसका मतलब है कि राम आया और राम गया। द एक्सप्रेशन ओरिजिनेटेड इन एन अमेजिंग फीट ऑफ द फ्लोर क्रॉसिंग अचीव्ड बाई गयालाल एन एमएलए इन हरियाणा इन 1967। तो एक्चुअली ये जो शब्दावली, इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ दोस्तों? और इसका ओरिजिनेट हुआ कि एक गयालाल नाम के एक एमएलए थे हरियाणा में, है ना। गयालाल नाम के एक एमएलए थे हरियाणा में 1967 में। उनसे एक जुड़ी हुई एक रोचक कहानी है, उससे ये आयाराम गयाराम शब्दावली स्टार्ट हुआ। ही चेंज्ड हिज पार्टी थ्राइस इन ए फोर्टराइट, है ना, फ्रॉम कांग्रेस टू यूनाइटेड फ्रंट, बैक टू कांग्रेस, एंड देन विद इन 9 आवर्स टू यूनाइटेड फ्रंट अगेन, है ना। तो ये अपनी जो पार्टी है ये 3 बार चेंज कर देते हैं एक फोर्टनाइट में। फोर्टनाइट कितना है? 15 दिन, 2 हफ्तों की अवधि, है ना, उसको फोर्टनाइट बोलते हैं। तो एक फोर्टनाइट में बेसिकली ये अपनी पार्टी, एक पखवाड़े में अपनी पार्टी 3 बार चेंज करते हैं। ये कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट चले जाते हैं, ठीक है, फिर बैक टू कांग्रेस, फिर यूनाइटेड फ्रंट से वापस कांग्रेस आ जाते हैं, है ना। तो इधर पहले कांग्रेस में समर्थन था, फिर वहाँ यूनाइटेड फ्रंट को समर्थन दे दिया, फिर वहाँ से वापस कांग्रेस को समर्थन दे दिया, एंड फिर 9 घंटे के भीतर, सोचो, 9 घंटे के भीतर ये वापस यूनाइटेड फ्रंट में जाती है। तो मतलब विधायकों का मतलब कैसे, जनता कैसे भरोसा करेगी? इतना ज़्यादा डिफेक्शन होगा, इतना ज़्यादा कि हम अगर किसी को चुन रहे हैं कि भाई नहीं, ये तो कांग्रेस की विचारधारा के नेता है और मेरी विचारधारा कांग्रेस की है, मैंने इनको वोट देकर जिताया, ये किसी और पार्टी में चले गए। और अगर एक बार चलो चले भी गए कि किसी मुद्दे पे या किसी इशू पे चले गए, 9 घंटे के बीच वापस आ गए, तो नाउ इनकी जो क्रेडिबिलिटी है नेताओं की, वो तो इस पूरे स्टेक पे, और जनता के साथ तो जनता तो ऐसा फील करेगी ना कि चीटेड फील करेगी। सो इट इज सेड दैट व्हेन गयालाल डिक्लेयर्ड हिज इंटेंशन टू क्विट द यूनाइटेड फ्रंट एंड ज्वाइन द कांग्रेस, द कांग्रेस लीडर राव वीरेंद्र सिंह brought him to Chandigarh press and declared गया राम वॉज नाउ आया राम, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि जब गयालाल जी जो थे, इन्होंने अपने इंटेंशन डिक्लेयर किए, है ना, अपने मंशा जब घोषित की कि ये यूनाइटेड फ्रंट को छोड़ना चाहते हैं और कांग्रेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जो कांग्रेस लीडर थे उस समय, राव वीरेंद्र सिंह कांग्रेस लीडर थे, उन्होंने एक चंडीगढ़ प्रेस में इनको बुलाया और इन्होंने बोला कि गया राम अब आया राम है, गया राम जो है अब आया राम हो गया। तो गया राम था, अब आया राम है। तो इससे ही ये फीट फेमस हो गई। गया लाल्स फीट वॉज इमोर्टलाइज्ड इन द फ्रेज आया राम गया राम, विच बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ न्यूमरस जोक्स एंड कार्टून्स।
तो ऑफकोर्स दोस्तों गयालाल को इस हड़बड़ी को आया राम गया राम के जुमले से हमेशा के लिए दर्ज कर लिया गया और उनकी इस हड़बड़ी को लेकर बहुत से चुटकुले और कार्टून्स बनने लगे। लेटर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट डिफेक्शन, और बाद में ये दल बदल के विरोध में एक संविधान में संशोधन किया गया है ना, इसके संविधान में संशोधन करके एक एक्ट लाया गया। बिकॉज इससे क्या है, इससे बहुत ज़्यादा हॉर्स ट्रेडिंग क्या है कि विधायकों की खरीद फरोख्त होने लगी इधर से इधर। अभी भी आप देखते होंगे दोस्तों, आए दिन अगर थोड़ा पॉलिटिकल अफेयर्स को आप फॉलो करते होगे तो आप देखते होगे बहुत सारे राज्य स्टेट्स में जब इलेक्शन होता है तो उसके बाद विधायकों को होटल में छुपाया जाता है, उनको होटल में रखा जाता है ताकि वो डिफेक्ट ना कर जाए, क्योंकि फ्लोर टेस्ट के समय वो जिसको समर्थन देंगे वही मुख्यमंत्री होगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप है इसका ये एक भद्दा मजाक उड़ाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो स्पेशल टॉपिक है वो है कांग्रेस सिंडिकेट, द कांग्रेस सिंडिकेट। सिंडिकेट वॉज इनफॉर्मल नेम गिवन टू ए ग्रुप ऑफ कांग्रेस लीडर्स हु वेयर इन कंट्रोल ऑफ पार्टीज ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो सिंडिकेट क्या था, सिंडिकेट एक नेताओं को जो अनौपचारिक तौर पे सिंडिकेट के नाम से इंगित किया गया जाता था, ठीक है। ऐसे नेता जो पार्टी के जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उन पर जिनका नियंत्रण था, तो इनफॉर्मली इनके ग्रुप को सिंडिकेट कहते थे। इट वॉज लेड बाई के कामराज, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एंड देन द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो इसके जो लीडर थे, इसके जो हेड थे वो के कामराज थे। के कामराज जी तमिलनाडु के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर थे और उस समय कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी थे। It included powerful state leaders like S.K. Patil of Bombay City, later named as Mumbai, S. Nijalingappa of Mysore, later Karnataka, N. Sanjeeva Reddy of Andhra Pradesh, and Atulya Ghosh of West Bengal. तो इसमें बहुत सारे पावरफुल लीडर्स थे जो सिंडिकेट थे। एक्चुअली ये बहुत पावरफुल लॉबी थी, है ना। तो इसमें S.K. पाटिल एक बॉम्बे स्टेट जो बाद में महाराष्ट्र बना, इसके एक बहुत बड़े नेता थे, ये भी इसमें थे। सारे ये कांग्रेस पार्टी के ही हैं, है ना। एस नीलंजी, बेसिकली द सिंडिकेट इटसेल्फ ये कांग्रेस का सिंडिकेट है ना। एस निजलिंगप्पा मैसूर के थे, बाद में कर्नाटका स्टेट बन जाता है ना। एन संजीवा रेड्डी आंध्र प्रदेश, भारत के राष्ट्रपति में भी इनका बाद में नाम आएगा। अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल से। तो ये लोग सिंडिकेट के बहुत टॉप लीडर्स थे। बोथ लाल बहादुर शास्त्री एंड लेटर इंदिरा गांधी ओवेड देयर पोजीशन टू द सपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम द सिंडिकेट। तो दोनों, लाल बहादुर शास्त्री को जब प्रधानमंत्री बनने की बारी थी तो उनको भी सिंडिकेट ने ही सपोर्ट देकर उनको बनवाया था, और इंदिरा गांधी को भी जब इन प्रधानमंत्री बनने की बारी आई थी तो सिंडिकेट ने ही इंदिरा गांधी को बनाया था। बट दोनों में थोड़ा फर्क था। लाल बहादुर शास्त्री को उन्होंने यूनानिमसली चूज़ करवाया था क्योंकि वो उनको एक उस समय नेहरू जी का एक उत्तराधिकार के रूप में देखा जा रहा था, क्योंकि वो लास्ट फेज में, नेहरू जी के लास्ट फेज में जब वो बीमार चल रहे थे तो लाल बहादुर शास्त्री ही वर्चुअली काफ़ी इम्पैक्टफुल तरीके से सरकार में शामिल थे। बट इंदिरा गांधी के टाइम पर सिंडिकेट ने इसको इसलिए लाया कि ये उनको ऐसा माना जाता है कि ये सिंडिकेट के लगा कि ये नो वॉइस है, ये अभी नौ सीखुआ है, इनको उनकी जानकारी नहीं, एक्सपीरियंस की कमी है, तो इसके ऊपर हमारा ही कंट्रोल रहेगा, हमारा सपोर्ट चलता रहेगा। So this group had a decisive say in Indira Gandhi's first Council of Ministers and also in policy formulation and implementation. तो ये जो सिंडिकेट था इसका इंदिरा गांधी की जो पहली सरकार थी, है ना, पहली मंत्रिमंडल जो थी, उसमें इनका काफ़ी बढ़ चढ़ के भागीदारी था। मतलब इनका से था, ये जिसको बनाना चाह रहे थे और जो मंत्रालय देना चाह रहे थे ऑलमोस्ट वही हो रहा था। एंड इनका जो उस समय का जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन था, है ना, और जो इनका क्रियान्वयन था पॉलिसीज़ का, इसमें भी उनका काफ़ी से था। आफ्टर द कांग्रेस स्प्लिट द लीडर्स ऑफ द सिंडिकेट एंड दोज वोइंग एलिजियंस टू देम स्टेड विद द कांग्रेस वो। तो जब कांग्रेस पार्टी का विलय होता है, कांग्रेस पार्टी दो पार्टों में बढ़ जाती है, कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर में, तो जो सिंडिकेट के लीडर्स थे, है ना, ये मोस्टली कांग्रेस ओ में रह जाते हैं। एंड सिंस इट वॉज इंदिरा गांधीज कांग्रेस आर that won the test of popularity, all these big and powerful men of Indian politics lost their power and prestige after 1971. तो होता क्या है कि जब चुनाव होती है 1971 में, जब इंदिरा गांधी दिसंबर 1970 में विलय कर देती है लोकसभा का और फिर से चुनाव करवाती है, तो जब चुनाव करवाती है तो जो कांग्रेस आर, जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, वो
ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से जीत कर आती है ना, तो जनता के बीच में उसकी लोकप्रियता स्थापित हो जाती है। और ये जो कांग्रेस ओ के जो बिग और पावरफुल जो भी बिग और ताकतवर लोग जो भारतीय राजनेता के थे, ये सब अपना पावर एंड प्रेस्टीज लूज कर जाते हैं, क्योंकि इनकी जो पार्टी थी कांग्रेस वो बहुत बैडली परफॉर्म करती है। नाउ नेक्स्ट स्पेशल टॉपिक जो हमारे बुक में है दोस्त, वो है एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स, है ना, प्रीवी पर्स की समाप्ति। इन चैप्टर 1 यू हैव रेड अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, है ना। तो पहले अध्याय में हमने देसी रियासतों के विलय के बारे में ऑलरेडी हमने आपको बताया। दिस इंटीग्रेशन was preceded by an assurance that after the dissolution of princely rule, the then rulers' families would be allowed to retain certain private property and given a grant in heredity or government allowance measured on the basis of the extent, revenue and potential of the merging state. तो ये जो विलय हुआ था, राजवाड़ों का जो विलय किया गया था भारत में, है ना, तो इसमें विलय करने से पहले इन राजघरानाओं को एक एश्योरेंस दिया गया था भारत सरकार की तरफ से कि जब ये राजघरानाओं का इन प्रिंसली स्टेट्स का जब डिसोल्यूशन होगा, है ना, देन जो इनके परिवार होंगे, राज परिवार जो होंगे, जो शाही परिवार होंगे, उनको कुछ अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का कुछ स्पेशल अधिकार होगा, है ना, उनको कुछ स्पेशल विशेष रूप से अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति रखने का अधिकार होगा। एंड गिवन ए ग्रांट इन हेरिडिटी, और इनको सरकार की तरफ से खानदानी रूप से हेरिडिटरी इनको ग्रांट मिलेगा। मतलब हेरिडिटरी मतलब इनको भी मिलेगा, बाद में इनके फिर जो नेक्स्ट जनरेशन होंगे उनको भी मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अलायंस मिलेगा। और ये कितना मिलेगा, इसका मेजरमेंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट, रेवेन्यू एंड पोटेंशियल ऑफ द मर्जिंग स्टेट। तो जो राज्य मर्ज हो रहा है, जो राजघराना मर्ज हो रहा है ना, तो उसका एक्सटेंट क्या है, उसका कितना दूर तक उसका फैला हुआ है, उसकी रेवेन्यू क्या है, उसके पास कितना फाइनेंशियल रेवेन्यू है उस स्टेट का, और पोटेंशियल, और उसमें कितनी क्षमता है। तो ये सब चीज़ों के बेसिस पे राजघरानाओं का एक ये डिसाइड किया जाएगा कि इसको कितनी ग्रांट या गवर्नमेंट से कितनी अलायंस मिलनी है, और ये हेरिडिटरी चलेगा कि इस राज परिवार को मिला, फिर कल इनके डेथ होने के बाद इनके पुत्र को भी, इनके वंशज को भी मिलेगा। दिस ग्रांट वॉज कॉल्ड द प्रीवी पर्स। तो ये जो सरकार की तरफ से जो इनको ग्रांट मिल रहा था, इसी को प्रीवी पर्स के नाम से हम जानते हैं। At the time of accession, there was little criticism of these privileges since integration and consolidation was the primary aim. तो जब भारत आज़ाद हुआ था और उसके बाद जब ये इंटीग्रेशन हो रहा था, खास करके हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का इसमें बहुत बड़ा रोल था। तो जब ये इंटीग्रेशन हो रहा था भारत के साथ और इन राज्यों का कंसोलिडेशन हो रहा था, तो उस समय ऑफ कोर्स, है ना, इसका बहुत ज़्यादा आलोचना नहीं हो रहा था, क्योंकि लोगों का प्राइमरी एम था कि देश को इंटीग्रेटेड और कंसोलिडेटेड किया जाए। Yet hereditary privileges were not consonant with the principles of equality and social and economic justice laid down in the Constitution of India, है ना। तो उस समय तो ये इस पर उतना आलोचना नहीं किया गया कि इनको इतना पैसा दिया जाएगा, हेरिडिटरी रूप से दिया जाएगा, क्योंकि उस समय सबको जुड़ना इंपॉर्टेंट था, है ना। बट बाद में बहरहाल ये वंशानुगत जो विशेषाधिकार भारतीय संविधान में जो वर्णित समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता। जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी और सोशल जस्टिस जो हमारे संविधान में वर्णित है, इसके हिसाब से ये जो हेरिडिटरी मिल रहा था, ये नहीं मेल खा रहा था। नेहरू हैड एक्सप्रेस्ड हिज डिससैटिस्फैक्शन ओवर द मैटर टाइम एंड अगेन। तो नेहरू ने अपने इस मुद्दे के ऊपर काफ़ी बार वो अपना असंतोष व्यक्त कर चुके थे, है ना। फॉलोइंग द 1967 इलेक्शंस, इंदिरा गांधी सपोर्टेड द डिमांड दैट द गवर्नमेंट शुड एबॉलिश प्रीवी पर्सेस। तो 1967 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी ने एक सपोर्ट किया एक डिमांड को कि सरकार को जो प्रीवी पर्स है ये बंद कर देना चाहिए। अब मोरारजी देसाई हाउएवर कॉल्ड द मूव मोरली रॉन्ग एंड अमाउंटिंग टू ए ब्रीच ऑफ फेथ विद द प्रिंसेस। तो जो मोरारजी देसाई वो उस समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे और फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, है ना। तो जो मोरारजी देसाई हैं वो बेसिकली इसका विरोध करते हैं कि प्रीवी पर्स को जो प्रीवी पर्स की जो समाप्ति है, इसको वो नैतिक रूप से गलत मानते हैं, मोरली रॉन्ग मानते हैं, और कहते हैं कि ये जो है ये रियासतों के साथ जो है विश्वासघात के बराबर होगा। ब्रीच ऑफ फेथ विद द प्रिंसेस, इनके साथ विश्वासघात हो रहा।
द गवर्नमेंट ट्राइड टू ब्रिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1970 बट इट वाज नॉट पास्ड इन राज्यसभा। तो सरकार जो है एक इसके लिए संवैधानिक संशोधन लाने का कोशिश करती है 1970 में, बट वो राज्यसभा में पास नहीं होता है। इट देन इशूड एन ऑर्डिनेंस विच वॉज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो उसके बाद क्या है, ये अध्यादेश जारी कर देती है, ऑर्डिनेंस ले जाती है ना, जिसको जो सुप्रीम कोर्ट है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसको खारिज कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट इसको निरस्त कर देती है, इस अध्यादेश को, इस ऑर्डिनेंस को। Indira Gandhi made this into a major election issue in 1971 and got a lot of public support। तो इंदिरा गांधी इस मुद्दे को एक चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा बनाती है 1971 में, और जनता इसके सपोर्ट में रैली हो जाती है, जनता इसको बहुत सपोर्ट करती है। Following its massive victory in 1971 election, the constitution was amended to remove legal obstacles for abolition of privy purses। तो जब 1971 में उनको मैसिव जीत मिलता है, जब इतनी बड़ी जीत मिलती है 1971 में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में नेसेसरी बदलाव लाए जाते हैं, संशोधन लाए जाते हैं, ताकि जो भी प्रीवी पर्स को हटाने में जो भी कानूनी बाधाएं थी, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस थे, उसके कारण जो लीगल ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, इसको अबॉलिश करने के लिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की ज़रूरत थी, संशोधन की ज़रूरत थी, वो इसमें ले आती है। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ दोस्तों, और सारे स्पेशल टॉपिक्स जो थे वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। जय हिंद।